तो हेलो दोस्तों, मैं शुभंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इक्वेशन वाला पे। तो दोस्तों, कल सभी लोगों ने शॉर्ट्स में तो देख ही लिया होगा, मैंने पोस्ट भी अपलोड किया था कि हमारे लोग का दृष्टि बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि क्लास 9th के लिए है। तो आज उसकी फर्स्ट क्लास है। तो चलते हैं कक्षा 9 वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले हेलो। आप लोग मुझे जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है शुभांकर पांडे और मैं आप लोगों को दृष्टि बैच में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। अगर आप लोगों को और कोई कोर्स की रिगार्डिंग, जैसे अभी हमने क्लास 9th का शुरू किया, बीच में हम लोग 10th का भी पढ़ा रहे थे, अभी भी पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे पेपर आ गई उस दिन अपनी मैराथन चलती है। तो अभी तो बच्चों ने कमेंट यही किया था कि कक्षा 9 का एक बैच स्टार्ट करिए। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो एक बैच स्टार्ट कर लेता हूँ, उसमें मैं सारा चीज जल्दी जल्दी कवर कर दूंगा। ठीक है। तो चलते हैं, दृष्टि बैच ही अपना है और इसको स्टार्ट करते हैं आज। संख्या पद्धति, यहाँ पे धा लिखा है, गलती हो गई है। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम अपना फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। डे 1 और पार्ट 1 भी है, क्योंकि संख्या पद्धति बहुत बड़ा चैप्टर है। चैप्टर नहीं पढ़ा है, बस केवल इसके मतलब जो क्वेश्चन है वो अलग अलग प्रकार के हैं, क्योंकि कक्षा 9 में आप लोग चले गए हैं तो थोड़ा और हटके आना कंपलसरी है। ठीक है। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण सूचना के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण सूचना क्या है? महत्वपूर्ण सूचना, यह क्लास पूर्णतः फ्री है। मैं जितनी क्लास चलाता हूँ सारी क्लासेस फ्री हैं। रोज प्रैक्टिस प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, रोज आपको प्रैक्टिस प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो मैं अभी एक ग्रुप की लिंक डाल दूंगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप है। सब लोग तो व्हाट्सएप चलाते ही होंगे, टेलीग्राम बहुत लोग नहीं चलाते, इसी वजह से मैंने टेलीग्राम ग्रुप बंद कर दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप चलाते होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक ग्रुप बनाया है इक्वेशन वाला के नाम से, EW यानी कि, ठीक है, इक्वेशन वाला के नाम से। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, सब लोग उससे जुड़ जाएंगे। उसमें आपका दृष्टि बैच और सारे बैच का रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, जिससे आपकी भी, देखिए, क्लास पढ़ना आसान बात नहीं है। क्लास तो आप देख लिए, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना, वो आपको, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपका चैप्टर सही से आपके मतलब दिमाग में बैठेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता। ठीक है। जो छात्र अंत में जुड़े रहेंगे उन्हें PDF नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है। जो छात्र लास्ट तक रहेंगे, आपको डेली क्या करना, कमेंट में अपना नाम कमेंट करना, पूरा वीडियो देख के अपना नाम कमेंट करना है। जिनका नाम सबसे ज्यादा रहे, वैसे मिलेगा तो सबका सबको मिलेगा, लेकिन अगर आप नाम कमेंट करते रहेंगे तो आपको कुछ और भी चीज, जैसे यहाँ पे मैंने नोट्स केवल दिए हैं ना, तो उसमें आपको शॉर्ट नोट्स भी दे देंगे, PDF भी दे देंगे। ठीक है। मेरी मेरी तरफ से जितनी फैसिलिटीज होगी मैं आपको सब फ्री में दूंगा। ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। ठीक है। और हफ्ते में एक दिन रहेगा, वो संडे को रहेगा। आप लोग संडे को खाली रहते हैं? संडे को 7 बजे से 7 AM से आपका चलेगा, 7 PM से, सॉरी, 7 बजे से आपका, शाम को 7 बजे से संडे को आपका डाउट वाला चलेगा। ठीक है। वो रहेगा आपका लाइव। ये सारे रिकॉर्डेड हैं वो, लेकिन वो रहेगा लाइव। तो सब लोग को, कल संडे है, आज सैटरडे है, तो सब लोग को कल 7 बजे सब लोग को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। और लाइव आ जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन करें, जो घंटी वाला ऑप्शन आता है, अगर वो कर देंगे, तो जैसे मैं लाइव चलाऊंगा वैसे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आके पहुंच जाएगा। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है। ये सारे आपको महत्वपूर्ण सूचना मिल गई, समझ में आ गया क्या 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 चीज है, कैसे कैसे। या क्लास पूर्णतः फ्री है, रोज प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। जो बच्चे अंत तक जुड़ेंगे उनको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट नहीं, पूरे सब्जेक्ट के। और डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, जो कि केवल संडे को होगा। समझ में आया? और नहीं तो आप अगर कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका भी हम, उसके रिगार्डिंग भी आपका एक शॉर्ट्स हम बना देंगे, जो जिसमें आपका वो रहेगा, नहीं फिर आपके जो लेक्चर है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। तो चलो बिना समय गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है, वास्तविक संख्या पढ़नी है, परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या। आप लोग अगर कक्षा 8 में पढ़े हो तो परमीय और अपरिमेय का नाम तो आप सुने ही होंगे। ठीक है। दशमलव का प्रसार करना है और संख्या रेखा करना है, परमीयकरण करना है।
और आज प्रश्न अभ्यास। परिमेयकरण इस वाले लेक्चर में नहीं होगा, वो सेकंड लेक्चर में होगा, जो आपका दूसरा लेक्चर आएगा। अभी तो हम फिलहाल 5 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। और प्रश्न अभ्यास सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे, आपको डेली प्रैक्टिस प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्या पद्धति बोलते किसे हैं। ठीक है, संख्याओं को लिखने और समझने की प्रणाली को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्याओं को लिखने, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 0 भी ले लो, 0 1 2, ये 0 जो है वो गिनने वाली संख्या नहीं है, ये आप लोग बात ध्यान दे दीजिए। 0 जो है वो गिनने वाली संख्या नहीं है। ठीक है, 1 2 3, ये सब लिखने और समझने की जो प्रणाली है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसके आगे थोड़ा सा। सारे चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जैसे चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होगा वैसे आपके ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब हम लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। देखो, प्राकृतिक संख्या होती है पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और वास्तविक संख्या। देखो, इतने प्रकार और होती है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो तो आप लोग 6 7 8 में पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, 6 7 8 में आप लोग इसको पढ़ ही लिए होंगे। तो चलते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या होती क्या है? नेचुरल नंबर, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिनते हैं। जैसे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 वो क्या होती है? आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। जिन संख्या को हम गिन सकते हैं वो होती है सारी कितनी, क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को हम लोग अगर मिला लें, इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग जीरो को मिला लें तो वो बन जाती है पूर्ण संख्या। और पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के सिंबल्स आते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ठीक है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या। देखिए, अगर जितनी संख्या है ना पूरी को मिला के एक बॉक्स में रखें तो वो क्या होगी? एक वास्तविक संख्या होगी। देखो, सारी संख्या मिला के क्या बनती? वास्तविक संख्या बनती। चाहे जितनी संख्या हो, सारी संख्या, परमेय, अपरमेय, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक, और उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जितनी भी संख्या होती है सब संख्या को मिला दे तो क्या बनेगी? अपनी अपनी वास्तविक संख्या बनेगी। समझ में आ गया इतना बात? चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी है परमेय संख्या, तो हम लोग परमेय संख्या के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, परमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जो संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर ना हो जीरो के। देखो, p बटा q का मतलब क्या? उसको अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है? अपनी परमेय संख्या होती है। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को? इतनी बात समझ में आई? तो इसको थोड़ा सा हम पतला कर लें, जिसको हम लोग p बटा q यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है? परमेय संख्या और होती है। और q बराबर ना हो जीरो के, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब बराबर ना हो। अगर अगर ये बराबर हो जाएगा जीरो के तो इनका इनका मान, अगर किसी भी संख्या में जीरो से भाग करेंगे तो सिंपल सा उसका मान क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, यानी उनका मान अपरिभाषित रहेगा, अनंत होगा उसका मान। ठीक है, उसको हम लोग मतलब पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे हो गया ये आपका 1/2 -3/5 -7। ठीक है, जैसे, और अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ने इतना तो बता दिया, क्या जीरो परमेय संख्या है? देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी उससे आते हैं कि जीरो परमेय संख्या है। परमेय संख्या है जीरो, लिख दो। जीरो को एक से भाग करोगे जीरो ही आंसर आएगा। जीरो को एक से भाग करोगे जीरो ही आंसर आएगा। फिर उसके बाद देखो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं नियम को? देखो, p बटा q के रूप में पहला लिखना चाहिए, हमने इसको चलो p बटा q के रूप में लिख दिया। फिर उसके बाद q बराबर ना हो जीरो के और q के बराबर है एक के, यानी q जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जीरो भी परमेय संख्या है। जीरो भी परमेय है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जीरो भी क्या है? आपकी एक परमेय संख्या है। समझ में आ गई इतनी बात? जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे रूट 3 रूट 4, ये सब नहीं है। जितनी रूट वाली संख्या है वो कोई भी संख्या आपकी परमेय संख्या नहीं है।
और जैसे आप ले लें दशमलव में कोई भी संख्या ले लें, जैसे 7 ले लें, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, 7.5, 3.5, ये सारी संख्या क्या है आपकी परमीय संख्या। कोई भी संख्या ले लें, कितनी बड़ी भी संख्या ले लें, अगर वो इस नियम को फॉलो करता है उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर ना हो 0 के, तो वो क्या होंगी, अपनी परमीय संख्या होंगी। जैसे हम यहाँ पे केवल 7 को लिखे हैं, केवल 7 को लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7/1। अब 7 को 1 से भाग करेंगे, उसका मान बदलेगा तो है नहीं। और उसके बाद इसमें देखो, इसको p बटा q के रूप में भी हमने लिख लिया, और q बराबर भी नहीं है 0 के। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई, q बराबर भी नहीं है 0 के, परमीय संख्या इसको बोलते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग अपरमीय संख्या के बारे में जानेंगे। अपरमीय संख्या क्या होती है? अपरमीय संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जाए, नहीं लिखी जा सकती। जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो क्या होती है अपनी, वो होती है अपरमीय संख्या। जैसे √2, √3 और पाई। आप लोग तुरंत ऐसे जो ये पाई बना, पाई का मान आप लोग तुरंत कहेंगे भैया ये पाई कैसे हो गया, पाई का मान तो होता 22/7, और उसके बाद 7 0 के बराबर भी नहीं है, और उसके बाद इसे p बटा q के भी रूप में लिखा गया है, p बटा q के रूप में भी लिखा गया है। तो ये कैसे, मतलब देखो, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, पाई का निकटतम मान जो है 22/7 है, और अभी पाई का एग्जैक्ट मान निकला भी नहीं है, वो निकाले जा रहे हैं। अभी 45-46 अंकों तक निकल चुका है और निकाले जा रहे हैं, जो हमारे मैथमेटिशियन हैं वो निकाले जा रहे हैं। इस वजह से पाई जो होगी वो क्या होगी, पाई जो होगी वो होगी अपनी क्या, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई क्या होगी, अपनी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय का मतलब जैसे √3 है, √3 का मान हम थोड़ी ना निकाल सकते हैं। देखो आपको एक चीज हम इसमें बताना भूल गए, एक चीज, सॉरी, माय मिस्टेक। p बटा q के रूप में लिखा जाना चाहिए, और p और q, p व q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। सबसे पहले चलिए हम लोग पूर्णांक के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। चलो मैं एक नया पेज ले लिया हूँ, पूर्णांक के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। पूर्णांक बोलते किसे हैं, ठीक है, ये सही से नहीं आ रहा है। पूर्णांक बोलते किसे हैं, देखो जैसे जैसे लू मैं लाइन ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ को, ठीक है, मैं एक लाइन ले लिया हूँ। अब देखो इस लाइन में वो मेन पॉइंट होगा, इसको बोलेंगे हम लोग 0। ठीक है, ये ज्यादा मोटा हो गया। ठीक है, ये बीच वाला जो पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट, इसको बोलते हैं 0। और 0 के जो दाएं तरफ होता है वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और जो बाएं तरफ होता है वो निगेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे इधर पॉजिटिव हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 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 करके इनफाइनाइट तक। इधर हो जाएगा तुम्हारा -1, -2, -3, -4, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। इतनी बात समझ में आई? यही होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, सभी को ये पता रहना चाहिए। पूर्णांक होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धनात्मक पूर्णांक जिसको बोलते हैं पॉजिटिव, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक जिसको बोलते हैं निगेटिव। ठीक है, जो दाएं तरफ जाता है वो धनात्मक होता है, और बाएं तरफ ऋणात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। ये सब क्या है, अपने पूर्णांक है। और देखो यहाँ पे -3 पूर्णांक है ही नहीं, मतलब √3, सॉरी √3, -3 तो पूर्णांक है, √3 पूर्णांक है ही नहीं। इसी वजह से अगर √3 के बटे में अगर हम लोग 1 भी लिखते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये भी एक पॉइंट होना चाहिए, p व q बराबर होने चाहिए पूर्णांक के। ठीक है, p व q पूर्णांक होने चाहिए। माई मिस्टेक, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे लिखने में, क्योंकि कल आपका वो बैच बैच मैंने बनाया और आज सुबह मैंने ये किया, और लगभग अभी कितने बज रहे हैं, 11 बजने वाले हैं, और उसके बाद मुझे क्लास भी लेनी है, अभी शाम को अपलोड करूंगा।
ठीक है। और पी वाक्यों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे -3 के बटे में मान के चलिए हमने 1 लिख दिया, -3 के बटे में हमने 1 लिख दिया, चलो ये बराबर नहीं है 0 के, लेकिन क्या जो पी है वो क्या पूर्णांक है? पी आपका पूर्णांक नहीं है, पी आपका यहाँ पे पूर्णांक नहीं है। पी आपका पूर्णांक यहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है। और पी है -√3, तो इसी वजह से ये पूर्णांक नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलो हम लोग चलते हैं दशमलव प्रसार की तरफ। देखो दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है देखो दशमलव प्रसार मेन चीज परमेय संख्या का अलग होता है और अपरमेय संख्या का। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत का मतलब जैसे वो जो एक दो संख्या बाद जाके खत्म हो जाए, जैसे 2.5, जैसे एक संख्या बाद जाके खत्म हो गया। 0.625 ये शांत हो गया, मतलब तुरंत खत्म हो गया। 0.625 ये तुरंत खत्म हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। और अशांत का मतलब क्या होता है, जो खत्म ही ना हो। अशांत में भी दो प्रकार के होते हैं, एक शांत अशांत आवर्ती का और एक अशांत अनावर्ती का। यहां पे मैं लिख देता हूं अनावर्ती, ठीक है। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक है। और इधर शांत आवर्ती शांत अनावर्ती। देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको थोड़ी हाई लेवल की पढ़ा रहा हूं, कि जैसे आप कक्षा 10 में भी जाएंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो आवर्ती का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब कोई संख्या जैसे यहाँ पे 0.333333 ऐसे ऐसे हो जाए, ठीक है। तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आवर्ती का हो जाएगा। अनावर्ती का मतलब उसका कोई मतलब वो ना हो, वो रिपीट ना हो, जैसे 0.625, मेरा पेन सही चल नहीं रहा, 625 7-5-3-5 ऐसे ऐसे करके चला जाए लगातार, तो वो क्या होता है, अनावर्ती का होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सभी को। मैं आपको थोड़ा वही हटके पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा वैसा बता देते हैं मोटा मोटा, लेकिन वो बात नहीं है। परमेय संख्या में देखो, परमेय संख्या में क्या आता है, समाप्त दशमलव, समाप्त दशमलव और आवर्ती दशमलव। समाप्त का मतलब जो तुरंत समाप्त हो जाए, 1.5 जैसे हो गया, 0.0625 जैसे ये तुरंत समाप्त हो गया। और आवर्ती का मतलब क्या होता है, कि देखो आवर्ती का मतलब क्या होता है, जो मतलब ऐसे आवर्ती करे, जैसे 0.3 के ऊपर पावर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 3 के ऊपर पावर नहीं बोलते, सॉरी, इसको बार बोलते हैं। 3 के ऊपर बार, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0.333333, यहाँ पे सॉरी लिखा नहीं, 3 3 ऐसे 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 चला जाएगा, ठीक है। ये क्या, ये दोनों किस में आएंगे, परमीय संख्या में आएंगे। ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छा लिखा है, कि मतलब जो समाप्त होने वाले, मतलब जो इसको बोलते हैं शांत, शांत दशमलव प्रसार जो होते हैं, और अशांत आवर्ती के जो दशमलव प्रसार होते हैं, वो सब किस में आते हैं, वो आते हैं आपके परमीय संख्या में। और देखो जो अपरमीय संख्या में, उसमें शांत ना हो और ना आवर्ती हो, मतलब कैसे भी दशमलव प्रसार ले लो जो कि रुके ना, 6-2-5 7-5 2-3 3-2-5-7 ऐसे करके बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, मतलब रुके ना एक भी जगह, ठीक है। तो वो क्या होंगी, आपकी अपरिमेय संख्या होंगी। समझ में आ गया। इतनी बात समझ में आ गई तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, और उसमें संख्या रेखा के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये जो है ना, ये आपकी क्या है, ये आपकी जो यहाँ से यहाँ तक है पूरी क्या है आपकी, ये संख्या रेखा ही है, संख्या रेखा। आप लोग तो कक्षा 6 से ही पढ़ते आते होंगे संख्या रेखा के बारे में, संख्या रेखा का जोड़, संख्या रेखा का घटाव, संख्या रेखा का गुणा, संख्या रेखा का भाग, मैं पढ़ा रखा हूँ कक्षा 6 में। तो मतलब इसमें अभी वीडियो नहीं अपलोड की है मैंने, और मैं पढ़ा रखा हूँ, तो उसमें ही संख्या रेखा कक्षा 6 से ही स्टार्ट है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अरे कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है,
ठीक है। तो अभी हम लोग संख्या रेखा के बारे में चलेंगे। देखो थोड़ा सा मतलब इसके भी बारे में देख लेते हैं, क्योंकि मैंने जितनी स्लाइड बनाई है ना, सबके पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे मैंने लिख रखे हैं। ठीक है। हर संख्या रेखा पर हर बिंदु, हर संख्या का एक बिंदु होता है। बाएं तरफ जो होती है ऋणात्मक होती है और दाएं तरफ क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। मैंने आपको बताया था ना तभी, एक वो ले लेता हूं मैं यहाँ पे, मैंने ले लिया एक, कलर जरा सा चेंज कर लूं। अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट, सेंटर पॉइंट 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और इधर -1, इधर -2, इधर -3, ऐसे ऐसे करके इधर चला जाएगा, ऐसे ऐसे करके इधर चला जाएगा। तो दाहिना दाहिना पक्ष कौन सा है, दाहिना पक्ष इधर है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इधर बायां पक्ष जो है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, वो इधर वाला धनात्मक होगा और इधर वाला ऋणात्मक होगा। इतना समझ में आया। तुम लोग वैसे ही अपने कॉपी में लिखो और उसके बाद इधर देखो, इधर देखो। मैं जितने पॉइंट करवा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब लोग को कॉपी पेन लेके पढ़ना है और सारे पॉइंट उतारते चलने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद चलो चलते हैं। अब इन सबको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो मैं आपको वहां पे कुछ दिखाया था। देखो, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी इसको n से प्रदर्शित करते हैं। दिख रहा है कि नहीं, n से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, w से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक को z से, परमीय संख्या को q से, अपरमीय संख्या को मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं अभी बताता हूँ, और ये वास्तविक संख्या को r से। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही बताया है, इस वाले याद करने की ट्रिक। ये तो अभ्यास पे आ गए हम लोग। ठीक है, याद करने की ट्रिक मैंने ये बताई। नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर आते हैं आपके होल नंबर में, यानी सारी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या में आती है, और सारी पूर्ण संख्या जो है वो आपकी पूर्णांक में आती है। ठीक है। और सारी पूर्णांक आपके आते हैं परमीय संख्या में, और उसके बाद सारे परमीय संख्या जो होती हैं वो किस में आते हैं, इसमें आर, इसका मतलब क्या हो गया, वास्तविक संख्या। यानी और मोटा मोटा अगर रख दो आप वास्तविक संख्या यानी आर का, तो परमीय और अपरमीय मिलाकर ही, परमीय और अपरमीय मिलाकर ही, अपरिमेय मिलाकर ही क्या बनती है, आपकी वास्तविक संख्या बनती है। और जो परमीय संख्या, उसी में ये सारी संख्या आती है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और उसके बाद जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, जितने भी संख्या हैं, और पूर्णांक, सारी क्या होती है, परमीय संख्या होती है। ठीक है। तो आपको याद रखने की ट्रिक, ये वाली ट्रिक याद रखनी है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हमने बहुत सारा नोट्स देख लिया, बहुत सारे पॉइंट देख लिए। अब डायरेक्ट चलते हैं हम लोग एमसीक्यूज पे, जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब सब लोग को ये वाला आंसर देना है, और आपको ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर लिखना है। फिर उसके बाद बगल अपना ऐसे नाम लिख देना, जो नाम होगा तुम्हारा वो नाम लिख के कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद तब मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कितने लोग हो जो मेरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, इसमें ये आपको बतानी है कौन सी अपरिमेय संख्या है। 3/4, 3/4 आपकी परमीय है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखी है और q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है। फिर उसके बाद 0.25 मैंने बताया था, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। -2, -2 आपका पूर्णांक है, और सारे पूर्णांक क्या होते हैं, सारे पूर्णांक परमीय संख्या होते हैं। और यहाँ पे देखो बी वाला ऑप्शन बच रहा है, एक ऑप्शन क्या होगा, माइनस मतलब √5, तो √5 क्या होगा आपका, इसका अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया इतना सभी को। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये मैं आपको उसमें उसमें दे दूंगा, क्लास नोट्स के उसमें सेक्शन में दे दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप पहले ज्वाइन कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं अभी पिन कर दे रहा हूँ। सब लोग क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, निम्न में से कौन सी परमीय संख्या है। ये सारे क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, कौन सी परमीय संख्या है, ये कौन सी परमीय संख्या है,
जल्दी से आंसर दो। इसमें क्या है, कौन सी परमेय संख्या है आपकी? 5/9 जो है वो क्या है आपकी परमेय संख्या। 5/9 क्या होगा इसका आंसर? समझ में आ गया? 5/9 क्या है आपकी परमेय संख्या है। फिर उसके बाद 0.3333333, ये किस प्रकार की संख्या है? ये अपरमेय संख्या है, ये पूर्णांक है, ये परमेय संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? परमेय संख्या है। मैंने बताया था ना, जो कोई संख्या जैसे आवर्ती कर रही है, ये क्या है? आवर्ती संख्या है, यानी दशमलव के ऊपर, मतलब संख्या के ऊपर अगर बार लग जाए तो उसके बाद वो क्या होती है? आवर्ती होती रहती है। इस वजह से ये क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं? वास्तविक का मतलब जानते हो? वास्तविक का मतलब होता है, मैंने बताया था, जो परमीय अपरमीय और सारी संख्या मिलाकर, तो ये क्या होगा? कोई नहीं होगा, क्योंकि ये भी, ये सारी देखो, ये पहली हो गई अपरमीय संख्या, फिर उसके बाद ये हो गई आपकी क्या बोलते हैं? परमीय संख्या। ये भी आपकी परमीय संख्या, इस वजह से डी वाला ऑप्शन होगा कोई नहीं। वास्तविक संख्या इसमें कोई नहीं है। वास्तविक संख्या सारी है और संख्या नहीं पूछा है, तो इसका मतलब इसमें कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे रूट 9 का मान क्या होगा? अगर आप लोगों ने वर्गमूल पढ़ा है तो देखो, रूट 9 को हम लिख सकते हैं √3 × 3। और हमेशा जो वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़े में निकलता है, जोड़े में निकलता है, यानी 3 इसका क्या होगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 6 नंबर भी वही है, इसका ये हो जाएगा 3। कुछ क्वेश्चन कॉपी हो जाते हैं तो वही हो जाता है। ठीक है, 7 नंबर भी वही है, 3 होगा। गलती हो गई मेरे से, हमको लगता है मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया सारे में। अब ये क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। रूट 5 और 3 के बीच 4 परमीय संख्या आपको ज्ञात करनी है। 5 और 3 के बीच क्या क्या करनी है? 4 परमीय संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है अपना, इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे एकदम अच्छे से कि देखो, तुम लोग इसको सोच के तो बस केवल ऐसे देख लिए होंगे कि अरे भैया ये क्या बोल रहे हो, भांग वांग पी लिए हो क्या? देखो, 3 और 4 के बीच, ये एक बार सुनो तो एक बार समझो एक बार। 3 और 4 के बीच 4 परमीय संख्या, जो नहीं समझा होगा वो क्या कहेगा? 3 और 5 के बीच, सॉरी वहां पे 5 लिखा, 3 और 5 के बीच भैया कितनी संख्या आती? पहले तुम ही बता दो। केवल 4 आता है, तुम तो यही कहोगे। और मैं पूछ रहा हूँ 4 संख्या, तो एक संख्या, ये तो एक ही संख्या हुई, अभी 3 संख्या कहां से लेके आए? बाबू, 2 संख्या के बीच अगर दशमलव का भी अंतर है तो उन संख्या, मतलब उनके बीच अनंत संख्या ज्ञात की जा सकती है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी संख्या ज्ञात की जा सकती है। समझ में आया कि नहीं? जैसे 3 और 5 के बीच हमको ज्ञात करनी है 4 संख्या। ठीक है, कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 4 संख्या। तो चलिए फटाफट ज्ञात करते हैं हम लोग 4 संख्या क्या क्या है। तो इसको निकालने की सबसे अच्छी ट्रिक जो होती है वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार बस केवल आपको इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर उसके बाद दोबारा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आप पूरा ये कर लेंगे। ठीक है, देखो 3 और 5 के बीच में कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 4 ज्ञात करनी है। और कौन सी संख्या होनी चाहिए? परमेय होनी चाहिए। हम 3 को परमेय और 5 को परमेय में पहले बदल लेते हैं, यानी 3/1 कर देंगे हम लोग और 5/1 कर देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कितनी संख्या चाहिए हम लोगों को। इसको यहां से जरा सा हटा दें, यहाँ पे लिख देता हूं 5/1 हो जाएगा। ठीक है, 3 को परमीय संख्या में बदलेंगे तो 3/1, 5 को बदलेंगे तो 5/1। और चाहिए कितनी संख्या? चाहिए अपनी टोटल 4 संख्या चाहिए। तो 4 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 5 से क्या कर देना है? जो दोनों भिन्न है उसमें अंश और हर में गुणा कर देना है। 5 से ऊपर 5 से नीचे, और यहाँ पे भी 5 से ऊपर और 5 से नीचे क्या कर देना है? गुणा कर देना है। चलो भैया, मैंने आपका कहा मान लिया, गुणा कर दिया। 5 से यही हो गया 15 और 5 1 हो गया 5। ठीक है, मैंने आपका कहा मान दिया और ये कर दिया। ठीक है, इसको गुणा करेंगे 5 5 हो जाएगा तुम्हारा 25 और ये 5 1 5।
अब देख लो कितनी संख्या आपके अंदर, कितनी संख्या आ गई है इसके अंदर। 4 में 1 जोड़ दिया मैंने, 5 हो गया। 5 से ऊपर गुणा किया, नीचे गुणा किया। अब देखो संख्या तुम लिख सकते हो क्या, 15/5 का मतलब है तुम्हारा 3, और उसके बाद 25/5 का मतलब है तुम्हारा 5। ठीक है। अब तुम इसके अंदर 4 परमेय संख्या लिख सकते हो, 16/5, 17/5, 18/5 और 19/5। कितनी संख्या तुम्हारी, 4 संख्या आराम से तुम्हारी, 1 2 3 4, 4 संख्या आराम से तुम्हारा निकल गया। अगर तुम चाहो तो और संख्या निकाल सकते हो। दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्या होती है, ये एक पॉइंट है, आप लोग इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, दो परमीय संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्या होगी। ये मैंने सबसे आसान ट्रिक तुम लोग को बताई है, नहीं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो दूसरा पार्ट जब आएगा। देखिए संख्या पद्धति का आपका 2 पार्ट होगा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन कराने पे फोकस करता हूँ, क्योंकि बच्चे अगर क्वेश्चन करे रहेंगे तो चैप्टर उनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। देखो क्या करना है तुम लोग को, सबसे पहले रुको मैं एक नया कलर ले लूं। 3 और 5 को क्या कर देना है, परमेय संख्या में बदल लेना। जिन संख्या को आपको ज्ञात करना है उसको पर में बदल देना, यानी कि उसको बटे में 1 कर देना है। यहाँ पे मैंने कर दिया, इसका यहाँ पे मैंने कर दिया। फिर उसके बाद जितनी परमेय संख्या चाहिए उसमें आपको 1 को ऐड करना है। 1 को ऐड किया, यहाँ पे 4 में 1 जोड़ दिया, 5 हो गया। अब 5 से क्या करना, जो दोनों नई बनी परमेय संख्या अंश और हर में क्या कर देना, गुणा कर देना है। तो जब इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 15/5 और ये हो जाएगा 25/5। और 15-25 के बीच में जितनी संख्या हो जाएगी, 16/5, 17/5, 18/5, 19/5, ये 20/5 से लेके 24/5 तक आपका इसके बीच की संख्या ही रहेगी। तो जैसे आप चाहे तो और निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हर बार कुछ ना कुछ बदल बदल के क्वेश्चन देता हूं, को जरा सा एक, मैं हरदम कुछ ना कुछ बदल के क्वेश्चन देता हूं। उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने नॉर्मल नंबर दिए थे, और इसमें मैंने क्या कर दिया है, इसमें मैंने भिन्न में नंबर दिया। देखो लिखा नहीं 1/4, सॉरी ये गलती हो गई मेरे से, लिखा है 1/4, 1/5 के बीच 3 परमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को, कितनी संख्या, 3 परमेय संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी। तो चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं हम लोग। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसका क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कर देंगे, मैं दूसरा जो चैप्टर आएगा यानी दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें उसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, और नहीं तो आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 1/4 ऑलरेडी बदला हुआ है, 1/5 ऑलरेडी बदला हुआ है। 3 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। 4 से अंश में, 4 से हर में क्या कर दो, गुणा कर दो। गुणे 4/4 और गुणे 4/4। आप कहेंगे कि भैया आप अंश हर दोनों में साथ में ही क्यों गुणा करवा रहे हैं। देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं ना, तो ऐसा गुणा करो कि मतलब उसका मान बदले ना, बस केवल वो आगे चली जाए भिन्न, बस। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 1 के 4, और ये हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 4 1 के 4, और ये हो जाएगा 5 20, 4/16 और प्लस 4/20। तो इसमें क्या करना है तुम लोग को, हर वाला चेंज करना है। नहीं, इसमें हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। देखिए इसको अभी ऐसे नहीं करेंगे, इसमें मेरे से थोड़ा सा मतलब मैं पहले ही इसको करने लगा गुणा। देखो ऐसे नहीं करेंगे इसमें, पहले देखो थोड़ा थोड़ा समझो। मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, जरा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। देखो 1/4 और 1/5, इसमें क्या होना चाहिए, दोनों में हर बराबर होना चाहिए। तो हर बराबर के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, और ऊपर वाले को हम गुणा कर सकते हैं 5/5 से, और नीचे वाले को गुणा कर सकते हैं 4/4 से। देखो अब ये हो जाएगा 5/20
और नीचे वाला भी हो जाएगा 4/20। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, दोनों हर बराबर हो गया ना। जब हर बराबर रहता तो सही रहता, देखो इसमें हर बराबर था ना, हर बराबर था, हर यहाँ पे भी एक था, हर यहाँ पे भी एक था। जब हर बराबर रहता है तब ये ट्रिक फॉलो करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हर बराबर 20 हो गया, यहाँ पे भी 20 हो गया। पहले क्या कर लेना आप लोग को, हर बराबर कर लेना। कोई ऐसी संख्या चुननी है कि जिसमें इससे इसका गुणा करें और इससे इसका गुणा करें, दोनों बराबर आए। ठीक है, अब चलते हम लोग थोड़ा आगे और आगे का करते हैं। कलर चेंज कर लें। अब देखो, अब क्या करना है, 3 में अब एक प्लस करना है। 3 में प्लस करेंगे एक तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सॉरी मैं 3 लिख दिया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा बराबर में। ठीक है, 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, 4 को ऊपर और 4 को नीचे गुणा करना है 4/4 से। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4×5 = 20 हो जाएगा और 20×4 = 80 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4×4 = 16 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 20×4 = 80। तो देखो 16/80 और 20/80, अब इनके बीच आपको संख्या ज्ञात करनी है तो आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। 17/80, 18/80, 19/80। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 संख्या आपकी ज्ञात हो गई। जैसे आपको जितनी भी संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक प्लस करके अंश और हर में गुणा कर देना है, फिर उसके बाद आपको क्या कर देना है, उनके बीच की संख्या ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, आ गया समझ में, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से आ गया समझ में। चलो फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ में आया भिन्न वाला। पहले आपको हर बराबर करना, सबसे पहले हर बराबर कर लेंगे जब आप, तो फिर उसके बाद आपको जब हर बराबर हो जाएगा दोनों में, तो ऊपर जो जितनी संख्या निकालनी है उसमें एक प्लस कर देंगे और एक प्लस करके अंश और हर में गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद जो निकलेगी आपके बीच की संख्या रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्या क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। ये आप लोग एक बार ट्राई करिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग तब तक ट्राई कर लीजिए। ठीक है, ट्राई करिए जल्दी से। वीडियो पुश कर सकते हैं, तब तक हम इसको लगवाते हैं, नहीं फिर टाइम ज्यादा हो रहा है, 37 मिनट ऐसे ही हो गया। देखो क्या करेंगे, पहले -5 को उसमें बदलेंगे, -5/1, ये हो जाएगा -6/1। कितनी संख्या, 4 संख्या चाहिए, 4 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। अब 5 से ऊपर गुणा कर दो और 5 से नीचे कर दो, यहाँ पे भी 5 से ऊपर कर दो और 5 से नीचे कर दो। अब देखो ये हो जाएगा, 5 और 5 का गुणा होगा, और यहाँ पे देखो माइनस और प्लस का जब गुणा होता है, माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो उत्तर माइनस में ही आता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 बचे 25 हो जाएगा, और बटे यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 5×6 = 30, -30 और बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 25/30 और ये 25 है, 26 नहीं, 25/30 और 30/30 में देखो -26/30, एक सॉरी 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 -26/5, 25/5 और 30 -30/5 में -26/7, 5 -27/5, -28/5, -29/5। अब देखो ये क्या हो गई, आपकी 4 संख्या ज्ञात हो गई, 1 2 3 4 5, 5 संख्या क्या हो गई आपकी ज्ञात हो गई। -26/5, -27/5, -28/5 और -29/5। समझ में आ गया। आपको क्या करना, सबसे पहले हर हर देखिए इसमें भी हर क्या है, हर एक है, हर एक है, ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, हर दोनों बराबर है। जब जब हर बराबर होगा तब तब आपका ये ट्रिक फॉलो करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। -3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, आपने तो कहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया संख्या रेखा पे -3 आता ही नहीं है, लेकिन -3 का जो मान होता वो तो आता है।
तो उसको अभी हम सबसे लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं, तब तक और आगे देखते हैं। ये 11 और 12 नंबर क्वेश्चन है, दोनों मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फिर पहले यही सॉल्व करते हैं। -3 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज है कि इसमें हमको लग रहा है प्रकार नहीं है। एक सेकंड रुको, मैं देखूं। वैसे लाइन वगैरह है, प्रकार नहीं है, ठीक है। चलो फिर हम लोग ऐसे ही ट्राई करते हैं। देखो पहले आपको एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। मेरे पास तो फिलहाल प्रकार नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, एक एक प्रकार रखना अपने पास। एक सेकंड में देखूं। प्रकार तो नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रकार के साथ साथ आपको इस प्रकार का चांदा भी रखना है, ठीक है। तभी आप -3 को संख्या रेखा पर निरूपित कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या कर देना सभी लोगों को कि एक लाइन खींच लेनी है। अब देखो ये √3 है, √3 है, सॉरी -3 में बोल दिया, √3 है। √3 जब जाएगा तो प्लस के साइड में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेंगे। फिर उसके बाद उसी प्रकार से एक दूरी नाप के हम लोग 1 का पॉइंट बनाएंगे, फिर उतनी ही दूरी 2 का पॉइंट, उतनी ही दूरी 3 का पॉइंट, उतनी ही दूरी 4 का पॉइंट, बस इतना बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, 2, 3, 4 लिख देंगे, ठीक है। और अगर आपको मन करे तो उधर लिखिए, नहीं मन करे तो ना लिखिए। मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको करना है, ये जो 1 है ना, 1 से एकदम सीधी रेखा आपको खींचनी है। उसी ये जो चांदा है ना, इसी की मदद से आपको क्या करना है, एक सीधी रेखा खींचनी है। रुको मैं रेखा ले लेता हूं। आपको एक सीधी रेखा ऐसे खींचनी है। चलो मैंने खींच दिया, सीधी सीधी है ना एकदम, एक सीधी रेखा खींच ली अब, ठीक है। और कोई रेखा है इसमें? नहीं, और कोई तो नहीं है, ठीक है। एक सीधी रेखा खींच ली। अब उसके बाद जितना हम लोगों ने यहाँ पे इसके और इसके बीच, इसकी बीच की दूरी देखो, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, और 0 और 1 के बीच की दूरी को हम लोग 1 यूनिट बोलेंगे, 1 यूनिट बोलेंगे। और वही 1 यूनिट दूरी क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेनी है, ठीक है। एक यूनिट दूरी आपको क्या कर लेनी, यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेनी है, ठीक है। आपको ये लाइन जो खींचनी है, ये वाली लाइन, वो ऐसी खींचनी है कि ए पर इधर भी 90 डिग्री बने और इधर भी 90 डिग्री बने, यानी कि एकदम सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है। आपको जरा भी तिरछी नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है इसमें, यहां से यहां को आपको एक, रुकिए हम कलर चेंज कर लें। 0 से और 1 के बीच, रुको यहाँ पे भी हमको लाइन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरी लाइन तो एकदम तिरछी ही जा रही है। 0 से 1 के बीच, सॉरी, जीरो से और 1 के बीच एक ऐसी लाइन खींच लेनी है। और इसका मान जानते हैं क्या होगा, 0 से 1 के बीच जो लाइन होगी उसका मान होता है आपका √2, ठीक है, √2। आपको क्या करना है कि इस वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, मैं एकदम सरल तरीका बता रहा हूं, अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो मैं एक चांदा प्रकार लेके उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। यहाँ से यहाँ को एक वो ऐसे आपको चांदा रखना है, ऐसे जो चांदा है नहीं, यहाँ का जो मेन पॉइंट है, मेन वाला पॉइंट जो यहाँ पे देखो एक बना है, इसको क्या करना है, आपको इस जगह पे रखना है, इस जगह पे। और उसके बाद जो 90 डिग्री आपको दिखेगा, मैं इसी से खींचे दे रहा हूँ, जो 90 डिग्री दिखेगा वहां पे आपको एक जरा सा पॉइंट रख देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद एक लाइन आपको ऐसे खींच लेनी है, ठीक है, एक लाइन आपको ऐसे खींच लेनी है। एक लाइन आपको क्या करनी है, ऐसे खींच लेनी है, इससे इसके साथ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आपको इससे एक लाइन खींच लेनी है।
फिर उसके बाद आपने जो एक यूनिट नापा था, एक यूनिट यहाँ पे जो ये इसके बीच की दूरी है ना, उसको आपको हटाना नहीं है। जो आपने एक यूनिट नापा था उसको क्या कर देना है, यहां से ऐसे करके वो कर देना है, एक यूनिट ऐसे कर देना है। और उसके बाद एक तीर आपकी जाएगी यहां से इस पे, ठीक है, यहां से इस पे, और यही क्या होगा आपका √3 होगा। ठीक है, यही क्या होगा आपका √3 होगा, यही आपका क्या होगा √3 होगा। और आपको एक वो ले लेना है, प्रकार से इतना मतलब माप भर लेनी है। और उसके बाद आपको ऐसे ऐसे, ये सही नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से, मैं वैसे बना दे रहा हूं। ओरल, ये √3 है आपका, आपको ऐसे ऐसे भर के लानी है दूरी। और ये आपकी दूरी लगभग यहाँ तक आएगी, यहाँ तक एक के बीच में कुछ। और यहीं पे क्या होगा आपका √3 होगा। ठीक है, यहीं पे क्या होगा आपका √3 होगा। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। और नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करे दे रहा हूँ, फिर से मैं इसको पूरा बिगाड़ दे रहा हूँ। एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करे दे रहा हूँ। नहीं तो अगर आप लोग कमेंट कमेंट ना करेंगे तब भी हम अलग से उसका एक वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेना, आप लोग को एक लाइन ऐसे खींचनी है, प्रकार में एक माप भर लेनी है। सब लोग को प्रकार में क्या करेंगे, एक माप भर लेंगे। और उसके बाद उसी के हिसाब से एक दो, मैं थोड़ा दूर दूर रखता हूं इस बार, 1 2 3, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग एक सीधी रेखा, यहाँ पे तो रेखा लेना मुश्किल हो जाता है, रुक जाओ, ये रेखा मैंने ली। सॉरी वीडियो कट ना हुआ तो, वो बगल से कट गया था। ठीक है, एक रेखा आपको यहाँ से ऐसे लेनी है और एकदम सीधे 90 डिग्री पर चांदा से नाप लेंगे आप लोग, इसको एकदम सीधी ऐसे यहाँ पे ले आनी है। मैं डबल रेखा नहीं खींचूंगा, नहीं आप लोग को कंफ्यूजन होगा। एकदम सीधी रेखा आपको ऐसे लानी है ताकि दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग को क्या करना है, जितनी माप हम लोग यहाँ पे भरे थे इसको बोलते हैं, हम लोग बताए थे एक यूनिट। और यहाँ पे भी उसका माप ले लेना, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, एक यूनिट। ठीक है, और इससे इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा √2। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग √2। अब उसके बाद इससे एक रेखा ऐसे 90 डिग्री पे हम लोग खींचेंगे। और उसके बाद जितनी माप एक यूनिट थी उतनी माप यहाँ पे हम लोग एक यूनिट लगा देंगे, एक यूनिट, एक यूनिट। और इससे इसको हम लोग जोड़ देंगे तो यही बन जाएगा √3। अब इतनी माप हम लोग प्रकार में भर लेंगे, इतनी है माप। स्केल नहीं दिख रही है, नहीं तो मैं नाप लूं। ठीक है, ये माप जितनी है इतनी, यहां से लेके देखो, यहां से लेके आपकी यहां तक है आपकी माप, यहां से लेके यहां तक है इतनी बड़ी माप है आपकी। तो क्या कर लेना है, उतनी माप हमको भर के इधर लाके ऐसे यहाँ पे कट लगा देना है। और यही हो जाएगा आपका √3। आई होप आपको इस बार इस बार समझ में आया हो, पसंद ना आया हो, इस बार समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। समझ में आ गया आपको, मेन चीज है प्रकार आपको बंद नहीं करना, सबसे लास्ट में प्रकार आपको जो भारी दूरी है उसको भरना है। अगर जैसे √4 हो तो उसका मान तो सिंपल 2 है, √5 हो तो यहां से देखो मैंने अभी एक यूनिट ली थी, तो ऐसे 2 3 4 5 यूनिट लेंगे और उसके बाद यहां से नापेंगे और इधर ऐसे लेके आएंगे। इतना समझ में आया सभी लोगों को? चलो फिर चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी एक्सपेंसिव क्वेश्चन है और काफी कठिन क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये सीख जाएंगे तो समझ लीजिए आपके कक्षा 9 के पहले चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं। इसको हम लोग करेंगे, देखो यहाँ पे सॉरी एक गलती हुई है मेरे से, यहाँ पे इसके ऊपर बार लगा है, 3 5 के ऊपर बार लगा है, क्योंकि उसमें कीबोर्ड में कोई ऑप्शन होता नहीं बार लगाने का, इसी वजह से मैंने अभी लगा दिया बार। ठीक है, 3 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आप लोग बताइए कौन सी संख्या है जिसके ऊपर बार लगा होता है? मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था आप लोग को।
कहाँ गया दशमलव वाला? आवर्ती, आवर्ती जो आवर्ती होती है उसी के ऊपर तो बार लगता है। आवर्ती वाला जो दशमलव होता है वो किस में आता है? वो परमीय संख्या में आता है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आवर्ती यानी कि जिसके ऊपर बार लगा होता है वो किस में आता है? आपके परमीय संख्या में आता है। इसका मतलब 0.235 के ऊपर 3 5 के ऊपर बार है, और ये क्या है? आपकी एक परमीय संख्या है। अब क्या करना है हम लोग को? हम लोग को इसको p बटा q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया एक्सपेंसिव क्वेश्चन है। हम लोग x बराबर ऐसे लिखेंगे 0.235 के ऊपर बार, ठीक है। 0.235 के ऊपर बार, और नहीं तो हम लोग ये बार हटा के ऐसे लिख सकते हैं 3 5 3 5। इधर कलर चेंज कर दो क्योंकि इधर पेज व्हाइट है। 3 5 3 5 और ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट कर दो, ठीक है। 3 5 3 5 3 5 करके डॉट डॉट कर दो। अब स्टार्टिंग के कुछ कुछ ले लूं मैं, 3 5 3 5 ले लेता हूं, इनको हटा दो। यहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे हम लोग, इनको हटा दो, ठीक है। अब क्या कर लो, इसको इसको बना लो समीकरण नंबर 1। इसको ले लो हम लोग समीकरण, इधर क्या कर दूं मैं, इसको इतना रिमूव भी कर दूं, ठीक है। अब इसको क्या मैं बना सकता हूं, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10, पहले 10 से गुणा कर लो। हाँ, 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x। दोनों पक्षों में 10 से जब गुणा करेंगे और बराबर में ये हो जाएगा तुम्हारा 23.53 और 5 3 ठीक है, ऐसे ऐसे लगा देंगे। और फिर उसके बाद ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब दोनों पक्षों में 100 से और गुणा कर दो, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 1000x, और बराबर में ये हो जाएगा तुम्हारा 2 3, और 100 से गुणा करोगे तो 5 3 ये भी आ जाएगा, 0.5 ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दो, दोनों को घटा दो। सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है। यहाँ से मैंने, यहाँ पे हो जाएगा 2.3535, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, दो संख्या आगे बढ़ेगा तो 235.35, ठीक है। अब इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 3 लिख लेंगे, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, समीकरण संख्या 3। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 को माइनस कर लेंगे, यानी कि समीकरण 3 से समीकरण 2 को हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाइए, ये आपका ये जाएगा इससे, तो बचेगा 990x बराबर, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 3 5 ये तो ऐसे कट जाएगा, और उसके बाद ये बचेगा तुम्हारा लगभग 233 के आसपास, 233, ठीक है। 3 5 वैसे भी जा रहा, 3 5 वैसे भी जा रहा, तो इसको काट ही दो, ठीक है। मैं अपना फोटो जरा सा छोटा कर लूं, इधर भी थोड़ा सा चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, x को ऐसे ही रखेंगे, और उसके बाद 2 3 3 इधर आ जाएगा, और उसके बाद जो 990 है वो यहाँ पे गुणे में इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा 990, और x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 233/990, ठीक है। समझ में आ गया इतनी बात समझ में आ गया। तो बस अपना लेक्चर यहीं तक है। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल से बने रहें, अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें, हमारा चैनल शेयर करें। देखिए हम करते हैं आप लोगों के लिए, बताइए 55 मिनट हो गया इस वीडियो को बनाने के लिए, मुझे 2 घंटे तो लगे होंगे इस पीपीटी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता, बस केवल आप इतना कर दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, जो पार्ट आपको समझ में ना आया हो उसको कमेंट करिए। आप जो भी हो, जहां से वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम अपने उसके मतलब अपने जिले के नाम के साथ कमेंट करिए, ठीक है। और मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए दीजिए अलविदा, बाय बाय।